अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे रहमान। रियल कंडक्टेड इंटरव्यू की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसमें क्वेश्चन 371 टू 400 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और 371 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रेट मैन एंड ट्रेड थ्योरी। आप सबको पता है कि बेसिकली लीडरशिप की थीरीज़ हैं और ये दोनों अर्ली थीरीज़ हैं। लीडरशिप के हवाले से ग्रेट मैन थ्योरी जो है उसको फर्स्ट थ्योरी ऑफ लीडरशिप माना जाता है और ट्रेड थ्योरी को जो है सेकेंड थ्योरी ऑफ लीडर माना जाता है या लीडरशिप माना जाता है। अब अगर ग्रेट मैन थ्योरी की बात करें तो ये जी थॉमस कार्लाइल ने प्रेजेंट की थी और ये स्कॉटलैंड या स्कॉटिश थे, मतलब स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक था। और उन्होंने कहा था कि ग्रेट मैन थ्योरी के हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि जो लीडर्स हैं दे आर बाय बर्थ, द लीडरशिप क्वालिटीज़ आर इनबॉर्न अकॉर्डिंग टू ग्रेट मैन थ्योरी। और अगर ट्रेड थ्योरी की बात करें तो ये गोल्डन आलपोर्ट ने दिया है। गोल्डन आलपोर्ट जो है उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज दी हैं, जिनमें से ग्रेट मैन सॉरी ट्रेड थ्योरी भी एक है, जिसको हम लीडरशिप की थीरीज़ में जो है सेकंड थ्योरी मानते हैं। अब इसने गोल्डन आलपोर्ट ने जो है ग्रेट मैन थ्योरी में थोड़ी-सी मैनिपुलेशन करके और वही बात अगेन कर दी है जो ग्रेट मैन थ्योरी में की गई है। अब जो डिफरेंस है इन दोनों थ्योरीज़ में वो ये है कि जो ग्रेट मैन थ्योरी है वो ये कहती है कि लीडर्स आर बाय बर्थ या देयर आर इनबॉर्न लीडर्स अकॉर्डिंग टू ग्रेट मैन थ्योरी। लेकिन जो गोल्डन आल पोर्ट है वो ये कहता है कि जो ट्रेड्स होती हैं, स्पेसिफिक ट्रेड्स या स्पेसिफिक आपकी क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको एज अ लीडर लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने में हेल्पफुल प्रूव होती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये जो ट्रेड्स हमारे अंदर होती हैं ये ट्रेड्स भी इनबॉर्न होती हैं, इनको लर्न या अचीव या परसीव नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। और क्वेश्चन 372, डिफरेंशिएट असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। आप सबको पता है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो समेटिव असेसमेंट को कहा जाता है। मतलब असेसमेंट जो एट द एंड की जाती है, ठीक है, और इसके बाद हमेशा डिग्री जो है वो अलाट कर दी जाती है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो समेटिव या डायग्नोस्टिक सॉरी वो फॉर्मेटिव या डायग्नोस्टिक असेसमेंट को कहा जाता है, जिसमें हमारे पास सेकंड चांस ऑफ लर्निंग मौजूद होता है। टीचर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही करता है या फिर उससे पहले ही प्रीवियस नॉलेज चेक करता है और उसके बाद टीचर जो है हमारे वीकेस्ट एरियाज पे वर्क करता है। 373 है, स्टूडेंट लर्न थ्रू इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट एंड इट्स अफेक्ट अकॉर्डिंग टू व्यू। अब इसको हम अगर जस्टिफिकेट करें तो हम कह सकते हैं कि साइको एनालिसिस या साइकोसेक्सुअल थ्योरी बाय सिगमंड फ्राइड, इसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि जो इन्वायरमेंट है उसका बेस्ट रोल होता है हमारी कैरेक्टर की डेवलपमेंट में। ठीक हो गया। और उसके अलावा अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें तो हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। लैंग्वेजेस के हवाले से हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमेशा स्टूडेंट जो है या बच्चा जो है या लर्नर जो है वो अपनी फैमिली अपनी मदर से सीखता है, फिर वो स्कूल में आके जो नेशनल लैंग्वेज होती है उस पर वर्क करता है मदर टंग के बाद। उसकी लर्निंग होती है, फिर थर्ड लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज उसकी इंग्लिश भी हो सकती है। तो इस तरह ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली ना तो कुछ बुक स्टडी करता है और ना ही कुछ स्पेसिफिक क्लासेस अटेंड करता है इन लैंग्वेजेस के लिए, बल्कि वो इन्वायरमेंट से ही ये चीज़ें सीखता है। उसके अलावा हम लेटेंट लर्निंग की इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि लेटेंट लर्निंग जो है वो स्टूडेंट इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में सीखते हैं। उसके अलावा हम एग्जांपल दे सकते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन भी हम लाइफ लॉन्ग होती है हमारी और वो हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में ही सीख सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल आप मुझसे भी शायद अच्छी कोट कर लेंगे। 374, व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी आपको पता है कि ये एक अप्रोच है या ब्रांच है एजुकेशन की, या मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर बात करें तो ये साइकोलॉजी जो है ब्रांच है एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की, जिसमें हम ग्रोथ को चेक करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के हवाले से देखते हैं, उसकी वीकनेसेस देखते हैं, उसकी फॉल्ट्स देखते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं, उसका इंटरेक्शन देखते हैं, ये देखते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि हमने क्या करना है और किस वे में करना है। ठीक हो गया। 375, व्हाट इज़ एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी आपको पता है कि ये फिलॉसफी की ब्रांच है मेटाफिजिक्स की, और इसमें हम डील करते हैं गुड एंड बैड, राइट और रॉन्ग और इस तरह की चीज़ों के साथ। फिर हम फर्दर ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सियोलॉजी है उसकी फिर फर्दर मोड दो टाइप्स हैं, जिसमें एथिक्स एंड एस्थेटिक्स है। और एथिक्स हम बता सकते हैं कि नॉन मुस्लिम के लिए एज अ सब्जेक्ट भी इसको यूज़ किया जाता है हमारे पाकिस्तान में। और हम मज़ीद एलाबोरेट कर सकते हैं कि एथिक्स डील्स विद गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, और एस्थेटिक्स डील्स विद ब्यूटी एंड ट्रुथ। ठीक हो गया, या अगली इन चीज़ों के साथ डील करती है। 376, इज़ देयर एनी प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ एक्सियोलॉजी और बीइंग यूज्ड। जी, ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन करना। तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ, ये यूज़ हो सकती है, प्रैक्टिकल साइड भी इसकी यूज़ हो सकती है। अगर हम एग्जांपल्स दें तो हम कह सकते हैं कि एथिक्स एज अ सब्जेक्ट पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम में इंक्लूड किया गया है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एथिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और एथिक्स जो हैं हमारे माशरे में एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी को प्रमोट करने के लिए भी हेल्पफुल प्रूव होती हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल को जो है गुड सिटीज़न बनाने में हेल्पफुल प्रूव होती हैं एथिक्स।
उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो गुड एथिक्स हैं ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड द बैड एथिक्स आर ऑलवेज कंडेम्ड बाय आवर सोसाइटी। उसके बाद हम एस्थेटिक्स पे बात कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एस्थेटिक इज़ अ सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर एवरीवन। तो हम इसमें कह सकते हैं कि बुक्स की रीडिंग के हवाले से अगर देखा जाए या नेचर के साथ इंटरेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए या इन्वायरमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में अगर देखा जाए तो हम बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। उसके अलावा हम कीट्स की फेमस सेइंग जो है वो इसमें कोट कर सकते हैं, ट्रुथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रुथ, दैट्स ऑल। या इसके अलावा हम नेचुरलिज्म का जो स्लोगन है, एवरीथिंग्स कम फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर, पार्ट ऑफ इट एंड रिटर्न्स टू नेचर, ये हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट दूसरी कोट्स भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आम लैंग्वेज में कहा जाता है ब्यूटी लाइज इन योर आइज, या इस तरह के डिफरेंट कोट्स हम लोग इसमें कोट कर सकते हैं। 377 डिफाइन सिलेबस एंड कोर्स। अब सिलेबस जो है वो आउटलाइन होती है जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं उनके लिए, और जो हमारे पास कोर्स होता है वो डिटेल्ड कंटेंट होता है फॉर अ क्लास फॉर द होल ईयर। अब इसको अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि सिलेबस इज़ द आउटलाइन ऑफ सब्जेक्ट इंटेंडेड टू कवर इन अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक हो गया। बेशक वो स्पेसिफिक टाइम एक टर्म हो सकती है, आपका हाफ ईयर हो सकता है, आपका 1 मंथ हो सकता है, आपका 1 वीक हो सकता है, या आपका होल ईयर हो सकता है। लेकिन जो कोर्स है वो आपका पूरे साल के लिए होता है, ठीक है। और इसको अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे डिटेल्ड कंटेंट ऑफ द क्लास फॉर द होल ईयर इज कॉल्ड कंटेंट। 378 है जी, व्हाट इज क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्वालिटी एजुकेशन मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट एंड मेक हिम यूजफुल, लॉयल एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और 379 है, हु सेड वी लर्न, डू लर्न एंड रीलर्न। अब ये डू लर्न वाला जो है ना फ्रेज़ का पार्ट, इसका मुझे कहीं से हवाला नहीं मिला। मैंने बहुत इसको सर्च करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिएगा। मुझे इस हवाले से रिसर्च में जो चीज़ मिली है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि वी लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। हम याद करते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, फिर हम उसको याद करते हैं। ये 20th सेंचुरी की अप्रोच है। और एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैं एल्विन टॉफलर, ये उनकी कोटिंग है, उनकी सेइंग है कि ये हमारी अप्रोच या हमारी मेंटल कैपेसिटीज़ के हवाले से बात करते हैं कि हर इंसान जो है अगर किसी चीज़ के साथ वो टच नहीं रहता तो वो ग्रेजुअली एंड स्लोली उसको भूलना शुरू कर देता है, और फिर एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल उसको भूल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम एक चीज़ को भूल गए हैं तो हम उसको रिकॉल नहीं कर सकते। जब टाइम हमारे पास आता है तो जिस तरह लेटेंट लर्निंग की हम एग्जांपल दें कि जब लेटेंट लर्निंग जो है वो हम अनकॉन्शियसली उस एक्ट को हम परसीव कर लेते हैं, और जब ऐसे तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि हम उस लर्निंग को यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे बिहेवियर का हिस्सा बन के और सामने आ जाती है। तो वो भी इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स देते हैं और वो कहते हैं कि जब डिके, मतलब वो असल में डिके पे बात करते हैं कि डिके जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। अब डिके क्या है? डिके ये है कि आपकी मेमोरी जो है वो लॉस कर जाती है किसी चीज़ को, अगर उसको बार बार रिपीटिशन के अमल में ना लाया जाए तो। अब वो ये कहते हैं कि मतलब असल में लर्निंग ये नहीं है कि आप लिखना पढ़ना या मतलब अरिथमेटिक फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करना सीख जाएं, बल्कि असल में लर्निंग ये है कि आप लर्न करें, फिर आप उसको भूल जाएं, फिर आप उस पर मजीद वर्क करें, आप उसको अगेन लर्न करें। तो ये है जी वी लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। अब ये पता नहीं डू लर्न का वर्ड जो है बाय मिस्टेकन ऐड हुआ है यहाँ पे, या फिर वाकई ये एक अलग फ्रेज़ है, अलबत्ता मेरी नज़र से ये नहीं गुजरा। तो अगर आप में से किसी को पता हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिएगा। 380 व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग जो है ये ओवरऑल प्लान है या प्लान ऑफ एक्शन है फॉर अ टीचर टू एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन, हम कह सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है कि टीचर ने जो है क्लासरूम में जाके किस तरह से परफॉर्म करना है अपने लेसन को। अगर अब हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि लेसन प्लानिंग इज अ प्लान ऑफ एक्शन और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शन ऑफ अ टीचर दैट ही और शी इज गोइंग टू परफॉर्म इन अ क्लास फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स एंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। जी कि मैंने अपने वर्ड्स में आप लोगों को बता दिया है। ओमिशंस एंड मिस्टेक्स आर जो हैं ऑलवेज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। 381 व्हाट इज़ रिसर्च। आपको पता है कि रिसर्च मीन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बाय सिस्टमैटिक वे और बाय साइंटिफिक वे। 382 विच इंस्टीट्यूट इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। मैं अपनी एक पहले वीडियो में आपको इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ। अब जस्ट मैं आपको ये बता दूँगी कि NBCT भी कहा जाता है इसको, करिकुलम विंग भी कहा जाता है, नेशनल अकेडमी फॉर करिकुलम डेवलपमेंट भी इसको कहा जाता है। ये ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है रिस्पॉन्सिबल है करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए, बेशक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात कर लें या फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लें। उसके बाद देखते हैं जी हम क्वेश्चन 383 व्हाट डू यू नो अबाउट टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम। टेलर मॉडल जो है उसको फर्स्ट मॉडल ऑफ करिकुलम माना जाता है। ये राल्फ टेलर ने 1940 में सबसे पहले इसका जिक्र किया था अपनी बुक में, और फिर ऑफिशियली रिप्रेजेंट हुआ 1949 में। और इसमें 4 एलिमेंट्स का उसने डिस्कस किया है, जिसमें फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करता है, उसके बाद वो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की बात करता है, फिर वो टीचिंग मेथड्स की बात करता है। अल्फाज जो भी उसने यूज़ किए होंगे, लेकिन मतलब मेन जो उसका फोकस है वो इन्हीं चीज़ों पर है। और फोर्थ जो स्टेप है इसके मॉडल का वो है एवल्यूएशन, और इसको जो है ऑथेंटिक मोस्ट ऑथेंटिक मॉडल ऑफ करिकुलम माना जाता है।
और अगर हम बात करें 384 की, व्हाट इज़ प्रीनियलिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म, जी ये दोनों जो है एजुकेशनल फिलॉसफीज़ हैं, आप सबको पता है। अब प्रीनियलिज्म की अगर हम बात करें तो ये ग्रेट बुक्स के साथ डील करती है, ओल्ड वैल्यूज़ अनचेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की बात करती है ये फिलॉसफी। और इसका जो फेमस स्लोगन है, लाइफ इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट। और अगर हम प्रोग्रेसिविज्म की बात करें तो ये भी एक एजुकेशनल फिलॉसफी है जो कि चेंज पर वर्क करती है, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट पे बात करती है, ये सोशल इश्यूज़ की बात करती है। इसके अलावा इसका जो स्लोगन है वो है जी, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन फॉर इट। 385 की अगर बात करें तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स। अब स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर जो हैं इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है, दोनों जो हैं न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील करते हैं। अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये प्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डाटा या उसकी कलेक्शन का, और एनालिसिस करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के अंडर किसी भी न्यूमेरिकल डाटा का, मतलब हम उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद प्रेजेंट करते हैं। लेकिन पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर इज अ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल डाटा और अ बाउंड्री लाइन दैट डिफाइंस द होल स्कोप ऑफ द प्रोसेस। अब मैं आपको इसको उर्दू में समझाती हूँ। पैरामीटर जो है वो स्टैंडर्ड डाटा है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर कंडक्ट किया या एक टेस्ट कंडक्ट किया अपनी क्लास लेवल पे। अब आपने जो ओवरऑल आपकी क्लास का डाटा कलेक्ट किया और फिर उसका एनालिसिस किया कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा मीडियोकर स्टूडेंट है और कौन सा स्टूडेंट जो है वो डलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास है। तो इस तरह की जो न्यूमेरिकल डाटा आप कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर उस डाटा को जो है कंपाइल कर देंगे, ये असल में आपकी स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन अगर इसी डाटा में आप एक पैरामीटर सेट कर देते हैं, आप एक गोल सेट कर देते हैं, एक बॉर्डर लाइन, एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि जो 50 मार्क्स लेगा वो जो है इस टेस्ट में पास है फॉर एग्जांपल, या जो 50 मार्क्स लेगा उसको मैं एज अ मीडियोकर स्टूडेंट काउंट करूँगी, जो बिलो 50 होगा उसको मैं डलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास काउंट करूँगी, और जो 80% से ज़्यादा मार्क्स लेता है वो मेरा जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास होगा। तो ये आपने एक पैरामीटर सेट कर दिया। अब जो इन पैरामीटर्स में स्टूडेंट्स फॉल करेंगे न्यूमेरिकल डाटा के हिसाब से, तो वो जो हैं आप उसी कैटेगरी में उनको डाल देंगे। अगर बिलो 50 हैं तो आप उनको वीकेस्ट स्टूडेंट्स में, अगर 50 से अबव हैं तो मीडियोकर्स, एंड 80 से अबव हैं तो आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में काउंट हो जाएंगे। ये मैंने आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल दे दी। ईजी एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स की जो असल एग्जांपल्स होंगी ना, वो न्यूमेरिकल डाटा की शेप में ही दी जाएंगी, जैसे होल नंबर्स, या आप ऐसे कह लें कि नेचुरल नंबर्स, या इनका जो आपस में कंपैरिजन है वो स्टैटिस्टिक्स होगा। और पैरामीटर्स जो हैं वो जीरो का अगर हम पैरामीटर बना लें और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में ले लें तो ये पैरामीटर की एक एग्जांपल हो जाएगी। 386 को देखें तो व्हाट इज़ योर फेवरेट आर इन एजुकेशन। अब ये क्वेश्चन ठीक से डिफाइन नहीं है, इसमें हो सकता है आपसे मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में पूछा जाए, या साइकोलॉजी के हवाले से, या फिर फिलॉसफी के हवाले से। मुझे यूँ लगता है कि जो शायद टाइपिंग की मिस्टेक हुई होगी, आर की जगह एरिया का वर्ड होगा। तो एरिया में आप अपना फेवरेट एरिया बता सकते हैं, जिसपे आपको मेरी जो सजेशन है वो आपके लिए ये होगी कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया हो, आप इंटरव्यू में उसी को अपना फेवरेट एरिया बताएं, सो दैट अगर आपसे क्वेश्चनिंग कर भी ली जाती है तो उसमें ये है कि आप उसको अच्छे से जो है ना डिफाइन कर सकें। तो मेरा जो फेवरेट एरिया है वो फिलॉसफी है, मुझे बहुत पसंद है। और इसका एक बेनिफिट भी है कि फिलॉसफी जो है गिनी चुनी 8-10 फिलॉसफीज़ हैं, और अगर आप उनकी कीवर्ड्स लर्न कर लेते हैं और उनकी कंसेप्ट जो है वो आपको लर्न होते हैं, तो आपको इंटरव्यू में अगर पूछ लिया जाता है विच इज़ योर फेवरेट एरिया इन एजुकेशन, तो अगर आप फिलॉसफी का नाम ले लेते हैं और आपको फिलॉसफी पे कमांड है तो आपका इंटरव्यू एक मार्वेलस इंटरव्यू बन सकता है। और अगर मैं होती तो मैं फिलॉसफी का नाम नहीं लेती, क्योंकि शायद मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे लर्निंग जो है ना उस पर मैं फोकस नहीं कर सकती। अगर मैं मतलब रोट लर्निंग कर भी लेती हूँ ना, तो आफ्टर सम टाइम मैं उसको भूल जाती हूँ, लेकिन मेरे कंसेप्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं और बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं। बस हर बंदे की अपनी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो जो आपके लिए बेटर आपको लगता है आप उस एरिया का नेम लीजिएगा इंटरव्यू में। और क्वेश्चन 387, व्हाट इज़ रिसेंट पॉलिसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 2021 से पहले तक जो थी वो तो न्यू डील थी जो कि उस्मान बुज़दार ने प्रेजेंट की थी, और वही हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। लेकिन अब आफ्टर 2022 में एक न्यू पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है पाकिस्तान में, और ये पॉलिसी जो है ना टोटली वर्क करी है एसएनसी के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। और एसएनसी के पैरामीटर्स जो है हम बहुत सी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इस पॉलिसी को जो है 2022 वाली पॉलिसी को एसएनसी के पर्सपेक्टिव में आंसर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है जी 388, व्हाट डू यू नो अबाउट इकबाल्स पोइट्री। अब इकबाल की पोइट्री तो मैं कहती हूँ बहुत ही वास्ट है। जो आपके फेवरेट पोइम्स हैं इनकी, या इनके जो हैं वर्सेस हैं आपके फेवरेट, अब वो कोट कर सकते हैं। तायरेला होती उस रिस्क में उतरती जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोताही, या आपके पलटना झपटना झपट कर पलटना हो, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, इस तरह से। और एक उनका वो भी शेर है, क्या तेरा क्या काम कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मतलब ये जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, 6 7 8 की स्टूडेंट्स थी, तो ये लर्न किए थे, तो वो मेरे माइंड में रह गए, वरना मेरी पोइट्री कोई इतनी खास अच्छी नहीं है।
तो आप अच्छे-अच्छे से कुछ जो उनकी वर्सेस हैं उनको लर्न कर लीजिएगा। इकबाल के बारे में अक्सर क्वेश्चन कर लिया जाता है और आपने उनको जो है अच्छे से कवर करके जाना है इकबाल को। उसके बाद क्वेश्चन है G389, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ मल्टीमीडिया इन क्लासरूम? अच्छा, मैं जो है ना इनके कीवर्ड्स मैं अपनी वीडियोज़ में कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कीवर्ड प्रोवाइड कर दूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब उन कीवर्ड्स पे मज़ीद जो है ना आप अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से उसको इलैबोरेट भी किया करें साथ में ना। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो एज़ इट इज़ मेरे वर्ड्स को कॉपी करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर कर रहे होते हैं, तो मैं उनको भी यही सजेस्ट करूँगी कि मैं वीडियो में जस्ट आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड कर रही होती हूँ। अब उनकी जो डिटेल्स हैं आप ज़रूर डाला करें अपने आंसर में, ठीक हो गया? अब ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, सिचुएशनल क्वेश्चन जितने भी होते हैं मैं वीडियो में उनके कीवर्ड्स ऐड कर देती होती हूँ। आप थोड़ा-सा उनको जो है सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके और उनको इलैबोरेट ज़रूर किया करें। अब क्वेश्चन है हमारा जी, बेनिफिट्स ऑफ मल्टीमीडिया इन क्लासरूम। तो हमारे लेसन को मल्टीमीडिया एक तो इंटरेस्टिंग बनाता है, टाइम सेविंग बनाता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, तीसरा ये कि स्टूडेंट्स का अटेंशन का लेवल जो है वो हाई हो जाता है और ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। चौथा पॉइंट ये भी हो सकता है। पाँचवां पॉइंट ये हो सकता है कि ये दूसरे एविएट्स के यूज़ को रिड्यूस करने में हेल्पफुल प्रूव होता है और ये जो है एक इकोनॉमिकल भी हो सकता है इस वे में कि आप एक बार मल्टीमीडिया को अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद आप स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको मज़ीद जो एक्सपेंडिचर्स है उसकी ज़रूरत नहीं रहती। और इसके अलावा ये ब्लंडर के जो चांसेस होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ब्लंडर के चांसेस का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इज़ ह्यूमन मिस्टेक सबसे हो जाती हैं, तो टाइम के साथ साथ हम डिके का शिकार भी हो जाते हैं, हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है। तो अब एक टीचर जो है वो ज़ाहिर है क्लास में एक रोल मॉडल होता है और वो मेंटोर होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर उससे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और स्टूडेंट को अगर पता होता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ नो हाउ होता है या थोड़ी-सी डिटेल्स का पता होता है, तो फिर वहाँ टीचर जो है ना थोड़ा-सा उसको जो है शर्मिंदगी सी फ़ील होती है। अगर स्टूडेंट्स को पता नहीं भी होता, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि हम किसी को रॉन्ग नॉलेज कन्वे करें। ठीक हो गया? तो उसमें ब्लंडर्स मल्टीमीडिया में क्योंकि हमारी स्लाइड्स जो हैं वो प्रिपेयर होती हैं, हम जस्ट उन प्रिपेयर्ड स्लाइड्स पे जो है प्रेज़ेंटेशन दे रहे होते हैं, तो ब्लंडर के चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। और 390 अगर क्वेश्चन को डिस्कस करें तो व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड लर्निंग अप्रोच? अब हमने पहले इंटीग्रेटेड करिकुलम पढ़ा था, आज हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड लर्निंग अप्रोच क्या है। इंटीग्रेटेड करिकुलम में जिस तरह से हम डिफरेंट टीचिंग मेथड्स जो हैं उनको इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जैसे हम डिफरेंट बुक्स को जैसे इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है उसमें हम डिफरेंट बुक्स को कंबाइन कर लेते हैं, इसी तरह इंटीग्रेटेड लर्निंग जो अप्रोच है उसमें हम डिफरेंट लर्निंग की टेक्निक्स को कंबाइन कर लेते हैं। अगर हम इनको इंग्लिश में डिफाइन करें ना तो हम कहेंगे इंटीग्रेटेड लर्निंग मीन्स यूजिंग मोर देन वन लर्निंग टेक्निक्स एट वन टाइम। मतलब डिफरेंट टेक्निक्स को हम कंबाइन करके यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मतलब एक ही टाइम में हम कंसेप्ट लर्निंग भी करवा रहे होंगे, हम मोटर एक्टिविटीज़ भी करवा रहे होंगे, हम एक ही टाइम में पॉजिटिव सीरियल लर्निंग भी करवा रहे होंगे, ठीक हो गया? या हम एक ही टाइम में जो है कंसेप्ट भी बिल्ड कर रहे हैं और उनके साइकोमोटर स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं, उनके अफेक्टिव डोमेन पे भी काम करें, तो ये जो है असल में इंटीग्रेटेड लर्निंग अप्रोचेस हो जाएंगी। 391 की बात करें तो हाउ यू विल इंप्लीमेंट रीइंफोर्समेंट इन क्लासरूम। अब क्लासरूम में रीइंफोर्समेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम टॉफ़ी को रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं एज अ मतलब अगर स्टूडेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है, अगर हम उसको टॉफ़ी या चॉकलेट या गिफ्ट या स्कूल का टैबलेट, जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स में टैबलेट्स होते हैं टीचर्स के पास गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए होते हैं, तो आप कह सकती हैं कि बेटा आपने अगर जल्दी लर्न किया ना अपना क्वेश्चन, तो फिर सबसे पहले मैं टैबलेट पे मतलब जो स्टूडेंट सबसे पहले अपना क्वेश्चन लर्न करके या अपना लेसन लर्न करके मेरे पास आएगा या जिसने अच्छा वर्क परफॉर्म किया या जिसकी राइटिंग अच्छी हुई, बेटर हुई CW में, तो उसमें ये होगा कि मैं उसको सबसे पहले टैबलेट दूंगी L&D की प्रैक्टिस के लिए। तो आप इसको इस तरह से रीइंफोर्समेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं टैबलेट को। इसके अलावा छोटी क्लासेस में जिस तरह से हमारे स्कूल में मल्टीमीडिया का अरेंजमेंट होता है या फिर LEDs का अरेंजमेंट होता है, तो आप कह सकती हैं कि बेटा आप अच्छा वर्क करें पूरी क्लास में, मैं आपको LED पे पोएम्स वगैरह सुनाऊंगी और वो पोएम्स भी इस तरह की होनी चाहिए कि जिनको जो है हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकें। ठीक हो गया? उसके अलावा आप डिफरेंट और टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आप अपने वर्ड्स को, अपने बिहेवियर को, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एज अ रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं। आप प्रेज़ कर सकते हैं स्टूडेंट की, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से स्टूडेंट्स में रीइंफोर्समेंट इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट फेज़ हैं जिसमें आप रीइंफोर्समेंट क्लासरूम के लेवल पे जो है यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 392 की बात करें तो व्हिच इज़ द बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर टीचिंग एनी आर्ट्स सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जी एक सिचुएशनल क्वेश्चन क्रिएट कर दिया गया है जिसमें हम लोग जो है वो डबल माइंडेड हो जाएंगे जी, साइंस के लिए तो सारे मेथड ही बेस्ट हैं और आर्ट्स के लिए ऐसा नहीं है। जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं वो सारे के सारे अगर साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे हैं, तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं। आप जिस भी मतलब टीचिंग मेथड की एग्जांपल ले लें, सारे के सारे आर्ट्स के लिए अच्छे हैं। अब एक्टिविटी मेथड की अगर बात करें, तो अगर साइंस में आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो आर्ट्स में भी तो आप एक्टिविटी करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज लर्निंग करवा रहे हैं, लैंग्वेज आर्ट का सब्जेक्ट है, तो आप लैंग्वेज लर्निंग करवा रहे हैं, उसमें आप रेसिटेशन का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें ड्रिल का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें एक्टिविटी का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हैं स्टूडेंट से। आप स्टूडेंट एक्टिविटी, ये भी तो एक एक्टिविटी है ना कि आप स्टूडेंट से कहें कि मैं रीड आउट करती हूँ और आपने मुझे जो है वो फॉलो करना है, ये एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी मेथड यूज़ हो गया, ड्रिल मेथड यूज़
यूज़ हो गया, बार-बार बच्चे बोलने की कोशिश करेंगे उसको। बेशक इसमें मोटर स्किल्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी बच्चे उसको बार-बार रेपिटेशन करेंगे, रेसिटेशन का मेथड आ जाएगा इसमें। उसके अलावा हम ऑडियो या वीडियो टेप्स अगर उनको सुना देते हैं, तो मीडिया का यूज़ हो गया इसमें। उसके अलावा ये डेमोंस्ट्रेशन मेथड हो गया। मतलब अगर हम कोई डायलॉग सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को लैंग्वेज लर्निंग में, तो हम अपने मल्टीमीडिया पे अगर हम जो नेटिव लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी अगर डायलॉग उनको सुनवा देते हैं, तो क्या ये डेमोंस्ट्रेशन मेथड नहीं है? तो ये डेमोंस्ट्रेशन मेथड भी है। उसके अलावा हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स असाइन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सिर्फ साइंस के नहीं होते, आर्ट्स सब्जेक्ट के भी उसी तरह ही प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब लैंग्वेज लर्निंग की एग्जांपल लें तो आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि आपने 10 वर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट करके लाने हैं जो कि आपके लिए भी न्यू हो, और आप कोशिश करें कि आपने ऐसे न्यू वर्ड्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं जो मेरे लिए भी एज अ टीचर न्यू हो। तो ये एक प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा आप फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में एक टीचर हैं, आप बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं जी आपने ग्लोबल वार्मिंग पे मॉडल बनाकर आना है। चलिए ये तो साइंस का हो गया। या आपने इस तरह से कह देना है कि मतलब अगर आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट की बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट में आप बच्चों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो क्या एग्जांपल दूँ मैं? फॉर एग्जांपल आप आर्ट में ये बता देते हैं कि आपने पूरा एक पैनोरामा क्रिएट करना है कि क्लासरूम में टीचर आपको किस तरह से पढ़ाती हैं। ठीक है? तो ये बच्चे जो हैं, ये बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट हो जाएगा कि किस तरह से टीचर पढ़ाती हैं। वो टीचर को ड्रा करेंगे, फिर व्हाइट बोर्ड बनाएँगे, क्लास में डिफरेंट जो एवियर्स आप यूज़ करते हैं, वो उनको ड्रा करेंगे, वो पूरा एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो ये एक हिसाब से उनके लिए प्रोजेक्ट हो गया। तो ये प्रोजेक्ट मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसको डिटेल में आप लोगों को इसलिए कन्वे किया है कि जितने भी टीचिंग मेथड हैं, वो सिर्फ साइंस के लिए यूज़फुल नहीं हैं। सारे के सारे टीचिंग मेथड जो हैं, वो आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं। बस आपका जो टीचर है ना, या आप खुद एज़ अ टीचर जो हैं हार्ड वर्किंग हों और इस चीज़ पे काम करने वाले हों। 393 क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें तो व्हाट आर टी टेस्ट एंड एनोवा। अब टी टेस्ट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये एक मतलब न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील करने वाला टेस्ट है जिसमें हम कंपेयर करते हैं मीन्स को, मतलब औसत को जो है वो कंपेयर करते हैं 2 डिफरेंट ग्रुप्स के। मतलब अगर हम किसी 2 डिफरेंट ग्रुप्स के न्यूमेरिकल डाटा को कंपेयर करते हैं, 2 ग्रुप्स के न्यूमेरिकल डाटा को कंपेयर करते हैं, तो वो टी टेस्ट है। ठीक हो गया। अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड टू कंपेयर मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स वेदर टू ग्रुप्स आर डिफरेंट और सिमिलर। बेशक ये ग्रुप्स जो हैं डिफरेंट हो या सिमिलर हो, लेकिन उनके मीन्स को, स्टैटिस्टिकल मीन्स को कंपेयर किया जाएगा जस्ट 2 ग्रुप्स के मीन्स को, नॉट मेडन नॉट मोड। टी टेस्ट में जस्ट मीन कंपेयर होते हैं। और अगर हम एनोवा की बात करें तो एनोवा का मतलब है असल में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब आपके डाटा में जितने भी वेरिएंस यूज हुए हैं उनके स्टैटिस्टिकल डाटा को, एनालिसिस को हम एनोवा कहेंगे। लेकिन ये सिर्फ 2 ग्रुप्स के दरमियान ही होता है, ये 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के दरमियान भी हो सकता है एनोवा। ठीक हो गया। अब 394 क्वेश्चन की बात करें तो व्हाई प्राइसेस आर राइजिंग डे बाय डे, टेल ब्रीफली। ये अब एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा इसको एलेबोरेट कर सकें, लेकिन जितने पॉइंट्स मेरे माइंड में आए वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी कि मतलब हम जो हैं हमारी जो मनी की वैल्यू में डिक्रीज़ आता है, उसकी वजह से चीज़ों की कीमतें हमें बढ़ी हुई महसूस होती हैं। कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं। जब हमारी पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी तो रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगे। उसके अलावा जो हमारी इकॉनमी है अगर वो इनसिक्योर होगी तो फिर भी ज़ाहिर है राइज़ फॉल जो चीज़ों की कीमतों में होती हैं वो आता रहता है इस तरह से। इकॉनमी से जो है डायरेक्ट रिलेटेड होती हैं ये चीज़ें। उसके अलावा हमारा जो हम ऐसे कह लें कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारे मतलब हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके ऊपर, या बैंक्स की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके अलावा उनके हवाले से भी अगर हम डिस्कस करें तो फिर वो भी मतलब काउंट की जा सकती हैं प्राइस के फाल में। मतलब अब मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगी, जैसे सूदी निज़ाम होता है, आप ऐसे समझ लें। तो उससे भी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए ज़ाहिर है बैंक्स के साथ डील करती हैं, और फिर उनको ज़ाहिर है वो पे करना होता है। और वो क्या वो अपनी जेब से करती हैं? नहीं, वो हम लोगों से ही निकलवाती हैं। वो कंज्यूमर्स की जेबें ही खाली करते हैं, नो डाउट। तो फिर ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे आजकल जो करंट इशू पाकिस्तान में चल रहा है IMF का, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों आसमानों पे जा रहे हैं, और ये IMF से किए गए जो एग्रीमेंट हैं उनकी वजह से कर रही है ये हमारी गवर्नमेंट। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि जब हम कर्ज ले लेते हैं IMF से तो फिर आपको पता है कि मतलब वो कुछ शर्तें रखते हैं कि आपने इतने टाइम पीरियड में हमें रिटर्न करना है, और उसके बाद वो हमें एक पूरा जो है प्लान ऑफ एक्शन देते हैं कि आपने इस प्लान ऑफ एक्शन पे जो है वो वर्क करना है, सो दैट आप जल्दी से हमारा जो रुपया है उसको वापस कर दें। तो इससे भी ज़ाहिर है महंगाई होती है चीज़ों में। और इसके अलावा एक और पर्सपेक्टिव इसका ये भी हो सकता है कि जब ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज़ों का रेट अप हो जाता है तो नो डाउट फिर जो है जो प्राइस का राइज़ है वो ऑटोमेटिकली जो है उसको हमें फेस करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि किसी चीज़ का अगर शॉर्टेज हो जाए, किसी मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए, तो उसकी वजह से भी जो प्राइस हैं वो अप हो जाती हैं। और एक और भी इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, बेशक आपके पास उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी मौजूद हो, लेकिन अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो जो प्राइसेस हैं
जी, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी कि ये इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि जब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस का जो राइज़ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 395। हु इज़ तारिक बिन ज़ियाद? जी, तारिक बिन ज़ियाद माय फेवरेट मुस्लिम हिस्टोरियन और वॉरियर यू कैन से, कि जो तारिक बिन ज़ियाद थे वो एक मुस्लिम हीरो माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। वो कमांडर थे और उमैयद एम्पायर के जो आप समझ लें कमांडर्स हैं उनमें सबसे टॉप के कमांडर थे ये। और इन्होंने हिस्पानिया को फ़तह किया था और अपनी किसी हिस्पानिया की जो जंग है उसमें उन्होंने जो गवर्नर थे हिस्पानिया के, उन्होंने उन मतलब जो सॉरी गवर्नर नहीं, जो बादशाह थे वहाँ के, उनकी डेथ हो गई थी। तो बादशाह के बाद ज़ाहिर-सी बात है कि जो बादशाही का निज़ाम होता है वो नस्ल दर नस्ल चलता है। तो उनके बेटों के खिलाफ जो है वहाँ की फ़ौज ने सिविल वार या उन्होंने दूसरे लोगों के साथ मिल के ना, फ़ौज भी उसमें इन्वॉल्व थी उनकी और आम लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने सिविल वार क्रिएट कर दी थी जो बादशाह है उसके बेटों के अगेंस्ट। तो फिर उस बादशाह के बेटों ने बनु उमैया को, मतलब जो उस वक़्त के वहाँ के बनु उमैया के जो आप ऐसे समझ लें कि अमीर थे या अब एक अच्छा वर्ड नहीं मेरे माइंड में आ रहा आप लोगों को बताने के लिए, मतलब उन्होंने ख़त लिख के मदद माँगी थी। तो फिर हाँ जी, गवर्नर से उन्होंने मदद माँगी थी। तो जो गवर्नर थे उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद को एज़ अ कमांडर भेजा था। उनके बाद बहुत कम फ़ौज थी। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो फ़ौज है वो तादाद में बहुत कम है मुकाबले में सामने की फ़ौज बहुत बड़ी है। तो जो उनकी अपनी फ़ौज है या उनके अपने मुजाहिदीन हैं वो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फ़ील कर रहे हैं। तो उन्होंने पहला हुक्म जो दिया था वो ये दिया था कि बर्न द बोट्स, कश्तियाँ जो है वो जला दी जाएँ। जब वापसी का रास्ता नहीं होगा तो मौत के डर से मतलब वो खुद ही लड़ेंगे। तो ये उनकी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है और इवन दैट वेस्टर्न कल्चर में भी इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल दी जाती है और कोट की जाती है कि मतलब ये एक बहुत अच्छा एक एज़ अ कमांडर डिसीजन लिया गया था। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारे सामने आए थे वो ये थे कि उन्होंने सीरिया को फ़तह कर लिया था, सॉरी उन्होंने हिस्पानिया को फ़तह कर लिया था। उसके अलावा अगर तारिक बिन ज़ियाद की बात करें तो उन्होंने जो है दमिश्क के वो रहने वाले थे और सीरिया के रहने वाले थे। असल में इसको इंग्लिश में दमिश्क को डेमस्कस कहा जाता है, ठीक हो गया। और इन्होंने हिस्पानिया जो फ़तह किया था वो क्या था 711 टू 718 एडी के ड्यूरेशन में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 396, डिफरेंशिएट लॉर्ड्स एंड हॉर्स। अब लॉर्ड्स एंड हॉर्स के हवाले से मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया कि लोअर ऑर्डर स्किल्स एंड हायर ऑर्डर स्किल्स असल में ये रिलेट की जाती हैं कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ। अब उसके जो फर्स्ट 3 लेवल्स हैं उनको लॉर्ड्स के साथ और लास्ट 3 लेवल्स को हॉर्स के साथ रिलेट किया जाता है। और कुछ इंग्लिश बुक्स में मुझे इस हवाले से डाटा इस तरह से भी मिला है कि लॉर्ड्स जो है वो फर्स्ट 2 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है और हॉर्स जो है वो लास्ट 4 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है। लेकिन पाकिस्तानी जितनी भी बुक्स हैं उनमें लॉर्ड्स एंड हॉर्स को हाफ हाफ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 3 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स आर कंसीडर्ड एज अ लॉर्ड्स और लास्ट 3 लेवल्स आर डिस्कस एज हॉर्स। अब लॉर्ड्स में नॉलेज, एप्लीकेशन एंड कम्प्रीहेंशन, ये 3 लेवल्स हो जाते हैं। मतलब तरतीब से अगर हम बोले तो नॉलेज, कम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। और हॉर्स में जो है एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन, ये 3 लेवल इंक्लूड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सब कॉन्टिनेंट की बुक्स के। इंडियन बुक्स देख लें या आप पाकिस्तानी बुक्स देख लें, उनमें ये 3 लेवल्स के हिसाब से डिस्कस किए गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का सिलेबस है उसमें भी लॉर्ड्स एंड हॉर्स को 3 के ग्रुप्स में ही डिवाइड किया गया है। और आपको पता है कि हमारा जो पीपीएससी का पेपर आता है वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से ही बन के आता है या उन्हीं के पेपर पैटर्न को फॉलो किया गया होता है, उन्हीं के सिलेबस को फॉलो किया गया होता है। तो इंटरव्यू में भी मुमकिन है कि लॉर्ड्स एंड हॉर्स जो है वो एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से डिस्कस किया जाए। लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के प्रोफेसर आपके सामने नहीं भी बैठे तो पाकिस्तान की जिस भी यूनिवर्सिटी से बैठे हैं तो सबके सिलेबस में हमें डिवीजन जो है लॉर्ड्स एंड हॉर्स की वो 3 and 3 के हिसाब से ही मिलती है। मतलब फर्स्ट 3 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आर काउंट इन लॉर्ड्स एंड लास्ट 3 लेवल्स आर कंसीडर्ड एज हॉर्स। अगर क्वेश्चन नंबर 397 की बात करें तो डिफरेंशिएट ईसीई एंड ईसीसी, इसमें मेरी एक अलग से वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ जस्ट मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ईसीई स्टैंड्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक हो गया। मतलब ईसीसी जो है उसमें बच्चों की केयर पे भी फोकस किया जाता है। 398 क्वेश्चन है व्हाट आर टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एंड पायलट टेस्ट। अब प्री टेस्ट क्या है जी? प्री टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक प्रोसीजर है एजुकेशन के सेंस में। अगर हम देखें तो हम इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट की, जिसमें हम प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेते हैं या करंट नॉलेज चेक कर लेते हैं स्टूडेंट का। मतलब जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है उसमें तो करंट नॉलेज का देखा जाता है, उसके अलावा हम जो है प्री टेस्ट में प्रीवियस नॉलेज चेक करने के अमल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये हो गया जी प्री टेस्ट। मतलब आप टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस से पहले जो छोटा सा ओरल टेस्ट आप समझ लेंगे, रिटन टेस्ट आप कंडक्ट करवा लेते हैं, जिसमें आप ये देख लेते हैं कि फर्दर आपने स्टूडेंट के किन वीकेस्ट एरियाज पे वर्क करना है, तो वो प्री टेस्ट हो जाएगा। और अगर पोस्ट टेस्ट की बात करें तो इसमें हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं समेटिव असेसमेंट की, अगर एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो। अब उसमें ये होता है कि जब आप टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी इसमें इंक्लूड होता है। मतलब 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 टर्म के बाद, 6 माह के बाद या 1 साल के बाद या 9 माह के बाद या जिस तरह से भी होता है, आपने जो है
उनको उनकी एजुकेशन जो है वो टेस्ट करनी होती है पोस्ट टेस्ट में कि आपने जो कुछ पढ़ाया उसका आउटपुट कैसा रहा। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल समेटिव असेसमेंट की हो सकती है। एंड पायलट टेस्टिंग आपको पता है कि एक टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है माइनर स्केल पर बिफोर लॉन्चिंग इट ऑन द लार्जर स्केल। अब 399 अगर क्वेश्चन की बात करें तो कंपैरेटिव एजुकेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड जापान, जी ये एक बहुत सिचुएशनल क्वेश्चन है और डिटेल वाला क्वेश्चन है। तो इस पे अगर हो सका तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन जल्दी जल्दी से मैं पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ कि जो पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम है वो 3 टायर्स पे है, और जो जापान का है उनका मेन फोकस 2 टायर्स पे है, लेकिन 3 टायर्स पे भी सम एस्पेक्ट्स पे जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके अलावा मदरसास जो है वो इन्वॉल्व है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में, और जापान में ऐसा कोई सीन नहीं है। और जापान पाकिस्तान में जो है स्कोप्स ऑफ एजुकेशन लेस हैं, मतलब स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ज़्यादा। अगर वो एक स्पेसिफिक एरिया या फील्ड ऑफ एजुकेशन को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद उनको अपनी फील्ड को स्विच करने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम मिलते हैं पाकिस्तान में। लेकिन जापान में एट एनी टाइम स्टूडेंट्स कैन चेंज देयर एरिया और स्पेसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। मतलब अगर एक साइंस का स्टूडेंट है वो किसी वक्त भी उसको अगर लगता है कि वो आर्ट्स में ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर सकता है तो वो उसमें स्विच कर सकता है जापान में इनकी एजुकेशन पॉलिसी के अलावा। अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है जापान में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में ये चीज़ अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड होना स्टार्ट हुई है। प्रैक्टिकल्स पे जापान में बहुत ज़्यादा फोकस है। पाकिस्तानी प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको पता है, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही अपनी कंट्री को, लेकिन आपको पता है कि प्रैक्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस अभी ज़्यादा नहीं किया जा रहा। हो सकता है कि एसएनसी जब हमारा या पाकिस्तान नेशनल करिकुलम हमारा जब हायर सेकेंडरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे इंट्रोड्यूस हो तो इस चीज़ पे भी फोकस किया जाए। इसके लिए मैं बहुत पुरुमीद हूँ। और अगर टीचर्स के हवाले से देखा जाए तो टीचर की ट्रेनिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अब तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जापान में वो अपने क्लासेस को खुद क्लीन करते हैं, अपने बेंचेस को, अपने स्कूल को, इवन दैट स्कूल के टॉयलेट्स तक को खुद क्लीन करते हैं। जबकि पाकिस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पक्की पकाई खीर मिल जाती है और जो है उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि मतलब हमारे पास हमने अरेंज किए हुए हैं क्लास 4 की पोस्ट अरेंज की हुई है, उसके अलावा स्वीपर की पोस्ट अलग से अरेंज की हुई है हमने अपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट में एंड सो ऑन। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो जापान है उसकी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी थी कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और जो बैगर्स हैं उनके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा उनकी पॉलिसी के हिसाब से। ठीक हो गया। और इसके अलावा उनकी एक और पॉलिसी भी है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब वो स्लोगन मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन उसका जो मेन आप समझ लें कि मेन थीम था ना उसका वो ये था कि मतलब थ्योरी पे वर्क कम होगा और प्रैक्टिकल पे वर्क जो है वो ज़्यादा होगा। इस तरह की उन्होंने कुछ स्कीम चलाई थी जिसने उनको दुनिया में नंबर 1 पे ला के खड़ा कर दिया था। जिस दिन मुझे याद आई मैं किसी न किसी वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, अभी रिसेंटली मेरे माइंड से ना स्किप हो गई है ये बात। और उसके बाद सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूँगी, ये मेरी अपनी आंखों की देखी हुई चीज़ है कि सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट देखी थी जो मुझे याद आ रही है कि जापान ने जब कोरोना की पेंडेमिक का सामना कर रहा था पूरी दुनिया और स्कूल्स ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही क्लोज थे, तो जापान ने एक बहुत बेस्ट इनिशिएटिव लिया था कि उसने ग्लास के बने हुए केबन्स अरेंज किए थे अपने स्कूल्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हर स्टूडेंट के लिए अलग से केबन था, मतलब वो कोरोना से भी महफूज था। और ऑडियो सिस्टम बाकायदा जो ग्लास का उनका केबन था उसके अंदर उन्होंने ऑडियो सिस्टम अरेंज किया था कि जी तो मैं बात कर रही थी कि उन्होंने बाकायदा एक सिस्टम अरेंज किया था जिसमें उन्होंने ऑडियो सिस्टम लगाया था अपने केबन्स में कि स्टूडेंट्स जो हैं टीचर के लेसन को अच्छे से मतलब परसीव या कंसीव कर सकें और वो अच्छे से लर्निंग के प्रोसेस को अंजाम दे सकें और कोरोना से भी उनकी हिफाजत हो जाए। अब अगर लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 400, व्हाट इज़ आइटम एनालिसिस। जो आइटम एनालिसिस है वो असल में प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज को एग्जामिन किया जाता है। अगर सिंपल वर्ड में हम बात करें, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ टेस्ट टू चेक द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट। मतलब आपने एक टेस्ट बनाया, अब आप उस टेस्ट की क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आइटम कहेंगे और उन डिफरेंट आइटम्स को जो आपने यूज़ किया उस टेस्ट में उनको आपस में कंपेयर करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, उनकी तोड़ फोड़ करेंगे, उनको स्टडी करेंगे कि ये किस हद तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स से रिलेट करते हैं और किस हद तक नहीं करते हैं, इनको मजीद जो है वो मैनिपुलेट करना है या नहीं करना, ये बेस्ट टेस्ट है। तो इस तरह की चीज़ें जब हम एनालाइज करते हैं अपने आइटम्स को, आइटम्स ऑफ अ टेस्ट, तो ये जो है आइटम एनालिसिस कहलाता है। और जाहिर सी बात है ये एनालिसिस जो है हम स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज से ही जज कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में मैंने ये वर्ड यूज़ किया था कि आइटम एनालिसिस इज अ प्रोसेस इन विच वी एग्जामाइन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज टुवर्ड्स अ टेस्ट, ठीक है, सो दैट वी कैन चेक द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट या क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।